हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यूनिट 2 को देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये किस माध्यम से लाया जा सकता है? तो ये आरटीआई एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी बनी रह सकती है। तो आरटीआई एक्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत के लोकतंत्र में एक क्रांतिकारी कानून है जिसने प्रशासन और आम नागरिक के बीच की गोपनीयता की दीवार को गिरा दिया है। क्योंकि आरटीआई एक्ट में क्या है कि किसी भी चीज़ की सूचना मांगी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या है, प्रशासन और नागरिक के बीच जो कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है उसको हटा दिया गया है। इसे लोकतंत्र की दूसरी आज़ादी भी कहा जाता है, क्योंकि अब हर चीज़ मांगी जा सकती है, ट्रांसपेरेंसी रह गई है, तो इसलिए एक तरीके से ये आज़ादी है। आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य तो पारदर्शिता, सरकारी कामकाज को सार्वजनिक करना, जवाबदेही, अधिकारियों को उनके निर्णय के लिए उत्तरदायी बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक। जब फाइलें जनता की नज़र में होगी तो भ्रष्टाचार कम होगा, और सशक्तिकरण, नागरिक को एक जागरूक नागरिक बनाना, ये इसके उद्देश्य है। अब डेफिनेशन, सूचना की परिभाषा तो सेक्शन 2F में दी गई है। सूचना का अर्थ केवल कागज नहीं, इसमें शामिल है रिकॉर्ड, दस्तावेज और मेमो, ईमेल, ओपिनियन वगैरह जो है, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, सर्कुलर, लॉग बुक, ये सब शामिल है। सैंपल या नमूने, नागरिक सरकारी निर्माण जैसे सड़क की सामग्री का नमूना भी मांग सकता है। किसी भी निजी संस्था से संबंधित जानकारी जो समय के कानून के तहत सरकारी विभाग द्वारा प्राप्त की जा सकती हो, तो ये सब सूचना के अंतर्गत आएगा सेक्शन 2F के तहत। नेक्स्ट है लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी, तो 2H। आरटीआई केवल सरकार पर ही नहीं बल्कि हर उस संस्थान पर लागू होता है जो पब्लिक अथॉरिटी है। संविधान द्वारा स्थापित संस्थाएं जैसे संसद, चुनाव आयोग, संसद या विधानसभा के कानून द्वारा बनाई गई संस्थाएं, सरकार द्वारा जारी सूचना अधिसूचना से बनी संस्थाएं, तो इन सब एरिया पे आरटीआई एक्ट लागू होगा। गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारी मात्रा में धन प्राप्त करते हैं, ये सब इसमें आएगा। तो क्या क्या आएगा? पब्लिक अथॉरिटी में क्या क्या आ जाएगा? जो संविधान के द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, जो एक्ट के तहत पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ने जो एक्ट बनाए हैं उस और एक्ट के तहत कोई संस्था बनी है तो उस पर लागू होगा। ठीक है। और जो भी नोटिफिकेशन के द्वारा कोई संस्था बनाई गई है, और एनजीओज जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारी मात्रा में धन प्राप्त करते, तो इन सब के सूचनाएं, मतलब ये सब अथॉरिटीज़ पर ये लागू होगा। नेक्स्ट है जन सूचना अधिकारी, पीआईओ की भूमिका। तो हर सरकारी विभाग में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। इसका कार्य क्या होगा? नागरिकों के आवेदन स्वीकार करना और मांगी गई जानकारी प्रदान करना। इसकी समय सीमा क्या है? सामान्य परिस्थिति में 30 दिन है। यदि सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी है तो 48 घंटे है ना, लाइफ और लिबर्टी से है तो 48 घंटे में सूचना देनी होगी। अगर सहायक पीआईओ, जो एपीआईओ है, इनका काम केवल आवेदन प्राप्त कर पीआईओ तक पहुंचाना है। अगर इनके माध्यम से अप्लाई किया गया तो 5 दिन अतिरिक्त मिलेंगे इसमें सूचना प्राप्त होने में। फिर नेक्स्ट है सूचना देने से छूट, सेक्शन 8। अब हर टाइप की सूचना नहीं दी जा सकती, कुछ एक्सेप्शन के साथ ये राइट दिया। सेक्शन 3 ये राइट देता है कि सूचना मांगी जा सकती है, सूचना पाने का अधिकार है, लेकिन वो जो राइट है वो कुछ एक्सेप्शंस के तहत है। तो कुछ जानकारी देश के हित में छिपाई जा सकती है, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा जिसमें भारत की संप्रभुता, अखंडता को खतरा हो, विदेशी संबंध, दूसरे देशों से प्राप्त गोपनीय जानकारियाँ, न्यायालय की अवमानना, ऐसी जानकारी जिसे देने से किसी कोर्ट ने मना किया हो, और व्यक्तिगत गोपनीयता, ऐसी जानकारी जिसका किसी सार्वजनिक हित से लेना देना न हो और किसी की प्राइवेसी भंग करती हो, जांच में बाधा, जिससे किसी अपराधी को पकड़ने या जांच की प्रक्रिया प्रभावित होती हो, तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी।
अपील। यदि नागरिक को सूचना नहीं मिलती है या वह सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह अपील कर सकता है। प्रथम अपील पीआईओ के फैसले के 30 दिनों के भीतर उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को, है ना, उसी वरिष्ठ अधिकारी को दी जाएगी। तो फैसला 30 से 45 दिनों में देना होगा। द्वितीय अपील, यदि प्रथम अपील से भी संतुष्टि न मिले तो 90 दिनों के भीतर सूचना आयोग CIC या SIC को देना होगा। CIC मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अब सूचना आयोग, यह एक स्वतंत्र अर्ध न्यायिक संस्था है। CIC केंद्र सरकार के विभागों के लिए है और राज्य सूचना आयोग SIC राज्य सरकार के विभागों के लिए। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। इसकी शक्तियाँ क्या, यह किसी भी अधिकारी पर जानकारी न देने के लिए 250 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। यह साक्ष्य मंगवा सकता है और गवाहों को सम्मन जारी कर सकता है, मतलब सिविल कोर्ट के भी इसके पास शक्तियाँ हैं। आवेदन 10 रुपये और जो BPL परिवारों के लिए वो निःशुल्क में आवेदन करेंगे। सूचना का समय 30 दिन तक है, लेकिन लाइफ और फ्रीडम से मतलब से रिलेटेड है, स्वतंत्रता से तो 48 घंटे में। अगर नहीं दिया जाता है तो 250 रुपये प्रतिदिन है और अधिकतम मैक्सिमम 25,000 तक का 25,000 तक का लगाया जा सकता है। और सर्वोच्च संस्था सूचना आयोग जो है वो सर्वोच्च संस्था इसमें है। अगर आप RTI एक्ट को पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिएगा कि RTI एक्ट को पूरा कराइए। चलिए नेक्स्ट है जन शिकायत निवारण तंत्र। मतलब अगर कोई शिकायत आई तो उसका रेड्रेसल कैसे किया जाएगा, उसका शिकायत को कैसे दूर किया जाएगा, तो उसके लिए एक सिस्टम है, पूरा निवारण तंत्र है उसके बारे में। जब शासन और नागरिक के बीच सेवा के वादे और धरातल की हकीकत में अंतर आ जाता है, मतलब प्रशासन ने तो बोला ये सुविधाएं दी जाएगी लेकिन एक्चुअल में वो नहीं हुआ है, तो जन्म होता है शिकायत, तो ग्रीवेंस आती है। एक प्रभावी लोकतंत्र में इस असंतोष को दूर करना प्रशासन की प्राथमिकता होती है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस भारत में इस तंत्र की देखरेख करने वाली मुख्य नोडल एजेंसी है। अब ग्रीवेंस क्या है, प्रशासनिक संदर्भ में शिकायत एक नागरिक द्वारा व्यक्त किया गया असंतोष है जो किसी सरकारी सेवा की कमी, देरी, इनकार, दुर्व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है। ये नागरिक की अनसुनी पुकार है जिसे ठीक करना प्रशासन का विधिक और नैतिक कर्तव्य है। भारत में शिकायत निवारण व्यवस्था भारत में एक मल्टी टायर ढांचा काम करता है। आंतरिक तंत्र, हर विभाग में एक लोक शिकायत अधिकारी होता है। संवैधानिक या विधिक निकाय जैसे लोकपाल और लोकायुक्त भ्रष्टाचार के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है। संसदीय समितियां जो प्रशासन की जवाबदेही तय करती है ना, तो ये जो समितियां है वो क्या है, प्रशासन के लिए एक अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करती है कि उसे किस किस काम के लिए कहाँ तक वो जिम्मेदार है, वो पूरा ऐसा तय किया जाता है। नागरिक चार्टर जो सेवा की समय सीमा तय करता है। अब सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, CPGRAMS का। यह भारत सरकार का सबसे शक्तिशाली डिजिटल हथियार है। अब ये क्या है, तो यह एक 24/7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी नागरिक केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। इसका पोर्टल क्या है, pgportal.gov.in पर जाकर शिकायत की जा सकती है। इसकी विशेषता क्या है, शिकायत को ट्रैक करने के लिए एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। अपील की सुविधा, यदि आप समाधान से संतुष्ट नहीं है तो ऊपरी अधिकारी को अपील कर सकते हैं। समय सीमा, सरकार ने अब शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकतम 30 से 45 दिन तक का लक्ष्य रखा है। राज्य स्तर के तंत्र जो स्टेट लेवल मैकेनिज्म है, हर राज्य ने अपनी विशिष्ट हेल्पलाइन और पोर्टल विकसित किए हैं। जैसे CM हेल्पलाइन, जैसे मध्य प्रदेश में 181 या उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई IGRP पोर्टल बनाया गया है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम, कई राज्यों जैसे एमपी, राजस्थान ने कानून बनाया कि यदि तय समय में काम नहीं हुआ तो अधिकारी पर जुर्माना लगेगा। और जिला स्तर कलेक्टर कार्यालय में साप्ताहिक जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। अब डिजिटल शिकायत प्रणाली, तो तकनीक ने शिकायतों को पारदर्शी बना दिया है। मोबाइल ऐप जैसे उमंग ऐप के जरिए कई विभागों की शिकायत एक ही जगह संभव है। सोशल मीडिया ग्रीवियंस, रेल मंत्रालय और विदेशी मंत्रालय ट्विटर पर शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रसिद्ध है। एआई आधारित समाधान, अब शिकायतों को वर्गीकृत करने के लिए CGRAMS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है ताकि सही विभाग को तुरंत फाइल भेजी जा सके। भारत सरकार ने हाल ही में सेवोत्तम मॉडल को बढ़ावा दिया है, जो सेवा वितरण की गुणवत्ता और शिकायत निवारण की क्षमता को मापने का एक मानक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।